सो वेलकम बैक अगेन बेटा। आज हम रिवीजन करने वाले हैं फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, तो जो भी जंगल होते हैं हमको उनके बारे में कुछ बातें करनी है कि कैसे होते हैं हमारे लिए, क्या उनका फायदा है। ठीक है, उन सब की इस चैप्टर में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सो फॉरेस्ट, ओके, आवर लाइफ लाइन, हमारा जीवन किस तरीके से इनका जुड़ा हुआ है फॉरेस्ट के साथ, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कि जो जंगल में पेड़ होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। अब जैसे किस तरीके के होते हैं सर, देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के पेड़ बने हुए हैं, है ना, कोई छोटे बड़े मोटे, है ना, शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, मल्टीपल टाइप के यहाँ पर क्या है, ट्रीज हैं। तो इन ट्रीज में इनको कैसे डिवाइड किया गया है फर्दर अलग अलग लेयर्स में, तो उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट होता है उसको यहाँ पर इस तरीके से लेयर्स में 1 2 3 4, ठीक, तो 4 लेयर्स में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, सेकेंड कैनोपी, थर्ड इंडस्ट्री और फोर्थ फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक, तो ये 4 लेयर्स होती हैं, इनके बारे में हमको इसमें बात करनी है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट दैट फॉरेस्ट लेयर। बेसिकली जो मैंने बताया उसी की यहाँ पर बात होगी कि यहाँ पर ये इस तरीके से आपकी 4 लेयर होती हैं, इनकी हमको इसमें बात करनी है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इमर्जेंट लेयर। तो इमर्जेंट लेयर क्या होती है, सबसे ऊपर जो होती है उसको इमर्जेंट लेयर कहते हैं। ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ऊपर की, ये पूरी क्या है, इमर्जेंट लेयर है। अब बेसिकली जो इमर्जेंट लेयर है उसमें जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट लगभग 200 फीट के आसपास होती है। कितनी होती है बेटा, 200 फीट, 200 फीट के आसपास टॉलेस्ट होते हैं, पेड़ होते हैं। फाउंड रेन फॉरेस्ट ऑफ एशिया एंड द ईस्ट इंडीज। ठीक है, एशिया और ईस्ट इंडीज में इस तरीके के बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जिनकी हाइट लगभग 200 फीट के आसपास होती है। प्लेनिटी ऑफ सनलाइट, चूंकि वहां पर काफी ऊंचाई है तो वहां पे उनको काफी अच्छी अमाउंट में सनलाइट मिल जाती है। हॉर्नबिल बटरफ्लाइज बैट्स आर फाउंड हियर। तो कुछ जैसे बटरफ्लाइज और हॉर्नबिल्स हैं, बैट्स हैं, वो सब इस वाली लेयर में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैनोपी। कैनोपी क्या होता है बेटा, जहां पर हाइट कितनी हो, अप टू 100 फीट, यानी जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में कैनोपी पाए जाते हैं। अच्छा, अब ओक, मैपल, एल्म, एश ट्रीज, ठीक, ये सब क्या है, यहाँ पाए जाते हैं इस तरीके के पेड़। फॉर्म अ ग्रीन रूफ लाइक एन अम्ब्रेला, एक छाते की तरह ये लोग ना यहाँ पर एक छाते जैसा बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर देखो इमर्जेंट लेयर में इतने ज्यादा पेड़ बने होते हैं तो यहाँ पर रहने वालों को एक छाते जैसा फील आता है, अम्ब्रेला जैसा कि ऊपर किसी ने अम्ब्रेला लगा दिया वैसा फील आता है। ठीक है, विच पेनिट्रेट सनलाइट, आने वाली सनलाइट को थोड़ा सा पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स लाइक मंकी हो गए, ईगल हो गए, टोकन्स हो गए और स्लॉथ्स हो गए, यहां पर सरवाइव करते हैं। और हैविंग स्मूथ ओवल लीव्स विद पॉइंटेड टिप्स, इनकी जो पत्तियां होती हैं काफी ज्यादा नुकीली होती हैं, जिनसे जैसे रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है तो पानी तो गिरता होगा, तो पानी गिरने की वजह से इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है बेटा, ऐसे नुकीली सी हो जाती है, बिल्कुल पतली सी, है ना, ये इस तरीके की पतली पतली सी, है ना, एकदम शार्प इनकी जो ठीक साइड्स हो जाती है वो हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, बिल्कुल पॉइंट जैसी आगे फील होती है। नेक्स्ट है अंडरस्टोरी लेयर। ये कौन सी लेयर होती है बेटा, कैनोपी के नीचे होती है, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें बताया गया है द लेयर क्रिएटेड बाय स्मॉलर ट्रीज एंड अदर अंडर स्टोरेज वेजिटेशन, छोटे छोटे पेड़ों से बनके ये वाली लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस द लोअर एरिया। अब चूंकि काफी ज्यादा हम लोग नीचे आ चुके हैं जंगल में, तो यहां पर सनलाइट आ नहीं पाएगी उतनी अच्छी, क्योंकि बेटा इतने ढेर सारे पेड़ जो आ चुके हैं, है ना, तो ऊपर से सनलाइट नीचे ज्यादा अच्छी नहीं आ जाती, पत्तियां इनकी काफी बड़ी होती हैं। यंग ट्रीज, पाम, श्रब्स ग्रोन हियर, तो यंग ट्रीज हो गए, पाम्स हो गए, श्रब्स हो गए, वो सब इसी एरिया में या इसी लेयर में उगते हैं। एनिमल्स सच एज आउल, लिजर्ड, जैगवार, रेड आइड ट्री फ्रॉग्स एंड लेपर्ड्स, इन सब को भी इसी लेयर में पाया जाता है। किस लेयर में, अंडरस्टोरी लेयर में, उसमें पाया जाता है। सो नेक्स्ट इज फोर्थ जो हमारी है, फोर्थ है फॉरेस्ट फ्लोर, सबसे जो नीचे वाली होती है। ठीक, द फॉरेस्ट फ्लोर इज वेरी डार्क बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ सनलाइट, तो यहां तो भैया सनलाइट है ही नहीं, तो ये जो लेयर होती है सबसे नीचे वाली वो काफी ज्यादा डार्क होती है। मॉसेस एंड फर्न्स ग्रोन हियर फॉरेस्ट फ्लोर, तो मॉसेस होते हैं, फर्न्स होते हैं, वो इसी लेयर में आते हैं, ग्रो करते हैं। सॉइल ऑन द फ्लोर कवर्ड विद लेयर ऑफ लीव्स
डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा अब नीचे वाली लेयर होगी, अगर कोई प्लांट गिरेगा, सड़ेगा, गलेगा, कोई एनिमल मरेगा, तो वो इसी नीचे वाली लेयर में रहता है और वहीं पे पड़ा रहता है। न्यूमरस स्पीसीज ऑफ वाइन्स, विंड फ्लावर, डिकम्पोजर्स यानी अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया एंड फंगी आर फाउंड हियर। तो जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब नीचे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी हो गया, ठीक, डिकम्पोजर्स हो गए, जैसे हमारे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म बड़े अच्छे डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी यहीं पाए जाते हैं। इट इज द होम ऑफ मिलपेट, बेटल, राइनोसोरस, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड कोबरास। तो ये जितने एनिमल्स हैं ये भी सब यहीं पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो यूजेस क्या क्या है फॉरेस्ट के, बड़ा प्यार से देखना, ठीक। फर्स्ट, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो बेटा अभी अभी ऊपर आपने देखा कि यहां पर क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर होती है फॉरेस्ट फ्लोर जिसको कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, है ना, डिकेइंग मटेरियल उसमें पड़ा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब डिकम्पोजर आते हैं या अर्थवॉर्म्स आते हैं तो ये उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं, और सॉइल में मिलने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीजेस हार्मफुल गैसेस, ठीक, एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हार्मफुल गैसेस जितनी होती है, क्योंकि आपको पता होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमारे लिए इंजूरियस है, हार्मफुल है, ठीक। और भी मल्टीपल गैसेस होती है जिनको ये प्लांट्स खींच लेते हैं, तो हम तक नहीं पहुंच पाती, हम लोग बच जाते हैं भाई। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है बेटा, मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन बोले तो मिट्टी का कटाव। तो पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को ना खूब कस के बांध के रखते हैं, ठीक। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये मिट्टी कट जाएगी, तो पेड़ क्या कर रहे हैं, कसाव बनाए हैं मिट्टी पे कि वो कटे ना, तो इससे भी रोकते हैं। एक्ट एज विंड ब्रेकर्स। आंधियां चल रही हैं बहुत तेज, है ना, तो तुम्हारी हेल्थ वेल्थ को नुकसान ना हो, तो ये एक तरीके से विंड ब्रेकर भी है, हवा को रोकने का भी काम करते हैं, है ना। जंगल की बात करें, अब जंगल में तो बहुत ढेर सारे पेड़ होंगे, तो वो एज अ विंड ब्रेकर भी वर्क कर लेते हैं। रेगुलेट क्लाइमेट। क्लाइमेट को कंटिन्यू रेगुलेट करते रहते कि कब बरसात आनी है ना। अगर नहीं होंगे तो पता चले धूप धूप रहेगी हर समय। राजस्थान का एग्जांपल ले लो भाई, इतना सूखा पड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। अरे राजस्थान की घटना से याद दिलाते हैं, अभी जब मैं मास्टर्स कर रहा था भाई, तो हमारे ग्रुप में एक लोग थे, तो वो भाई राजस्थान से आए हुए थे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने उसको देखा तो लगा यार ये काफी गरीब होगा, है ना, इसका घर छोटा होगा, है ना, चारों तरफ मतलब रेगिस्तान में रहता होगा, झोपड़ी वगैरह होगी, मतलब एक थिंकिंग बन गई राजस्थान की कि ऐसा ऐसा होता होगा। भाई जब धीरे धीरे हमारी लोगों की फ्रेंडशिप हुई तो यार पता चला नहीं भाई यार उसके पास तो मतलब अलग ही है यार, वो अलग ही एक्सप्लेन कर रहा है राजस्थान को। लाइक पानी भी है, घर भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, रेत वेत बता रहा है कि मतलब किलोमीटर्स उसके घर से दूर है। तो भाई आई वॉज शॉक्ड कि राजस्थान में ऐसा हो सकता है। मतलब कोई भी यार राजस्थान के बारे में सोचेगा तो यही बोलेगा कि सर वहां तो कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे तो होते ही नहीं है। बट मैंने उस इंसान से भाई अलग ही एक्सपेक्ट किया कि वो कुछ नया ही उसने मेरे को बताया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। अब भाई है तभी वहां बारिश भी होती होगी, हमको तो लगा था भाई बिना पानी के कैसे रहते होंगे ये लोग, हैं तो, है ना। चलो आगे देखते हैं। प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू। तो बेटा एस्थेटिक वैल्यू देता है काफी ज्यादा अच्छा, हमारे नेचर का एक तरीके से डेकोरेशन है फॉरेस्ट। लोग वहां पर जाते हैं दुनियादारी भीड़ भाड़ से, है ना, शोर से एकदम शांत जगह पे जाते हैं, वहां फोटो वोटो क्लिक करते हैं, बढ़िया व्यू होता है उसका, तो उसकी ये एक एस्थेटिक वैल्यू भी है हमारे फॉरेस्ट की। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्लांट्स यानी फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं और एनिमल्स हैं, किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट प्रोवाइड फूड टू एनिमल। प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को क्या बेटे प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। प्रोवाइड कर रहे हैं तो सन प्रोवाइड प्लांट द हीट टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। सन क्या काम कर रहा है, सन पहले काम कर रहा है कि वो प्लांट्स को प्रोवाइड करे अपनी हीट, अपनी सनलाइट, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बना सके। इज इट इजी? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इनको प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये फूड एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर। बाकी जितने बचे वो सब क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन, जो उस फूड और एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खाएगा पिएगा, ठीक। तो वो हो गया। कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्यों उनको खाना है उनको, क्योंकि बेटा वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड, सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। तो
हम लोग भी कंज्यूमर्स में आते हैं। हम लोग डिपेंड करते हैं कि फूड पे, हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे कि हमको उनसे क्या मिले, फूड एंड एनर्जी मिले। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हमको कंज्यूमर के बारे में थोड़ी अगर बात कर ली है तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं। तो कंज्यूमर में हमारे तीन आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बेटा गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो कंज्यूमर है ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है बेटा? प्लांट है। कंज्यूमर कौन है? जो अब उनसे एनर्जी लेंगे। तो जो डायरेक्ट प्लांट से एनर्जी ले लेते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट आर प्राइमरीली कंज्यूमर गेट देयर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स ओनली। तो जो एनिमल्स प्लांट से सीधे एनर्जी लेते हैं उनको हमने प्राइमरी कंज्यूमर कहा है, ठीक। और जिनको हमने क्या नाम दिया है? जिनको हमने नाम दिया है हर्बीवोरस, ठीक, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? अब देखो, कंज्यूम ही करेंगे, ठीक है, लेकिन इनकी डिवाइडेशन है अलग अलग। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके कार्निवोरस और ओमनीवोरस दो आते हैं। कार्निवोरस और ओमनीवोरस दो आते हैं। अब कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल दैट ईट ओनली एनिमल, ठीक, एनिमल्स को ही खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते। जैसे तुम्हारा शेर हो गया, लायन, ठीक, तो ये क्या करता है? सिर्फ एनिमल्स को ही खाता है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए बेटा? ये तुम्हारे कार्निवोरस हो गए। दूसरे होते हैं ओमनीवोरस, जो दोनों को खाते हैं, वो तुम्हारे क्या हो गए बेटा? वो तुम्हारे हो गए, यहां पे साफ साफ दे दिया है, ओमनीवोरस। तीन चीजें हमेशा याद रखना, हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और लास्ट में जो तुम्हारा ओमनीवोरस होता है वो होता है जो दोनों को खाता है। इज इट क्लियर? फिर से देख लो, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं। जैसे क्रो, कौवा हो गया, और इंसान हो गया, हम लोग मनुष्य, हम लोग दोनों चीजें खाते हैं। लाइक मैं तो नहीं खाता, तुम लोगों का पता नहीं भाई, है तुम लोग तो हो ही नालायक, है तो कुछ भी खा लेते होगे, जो मिला वो खा लो, है ना, फटाक से। तो भाई ये दोनों खाते हैं, ठीक है, जैसे मीट वगैरह हो गया या शाक सब्जी हो गई, सब खा लेते हैं। तो बेटा उनमें ह्यूमंस आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा आता है टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर में क्या आते हैं? काइट्स एंड ईगल्स आर स्कैवेंजर्स। इनको नाम दिया गया है स्कैवेंजर्स। क्या नाम दिया गया है इनको? स्कैवेंजर्स नाम दिया गया है। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जब कोई एनिमल या प्लांट खत्म हो जाता है, मर जाता है, तब ये लोग आते हैं, उनको खाते हैं। तो ये जो आपके होते हैं, ये होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर कब आते हैं? जब कोई चीज डेथ हो चुकी हो किसी की, जैसे एनिमल कोई मर गया है, तो ये लोग आते हैं, उसको खाते रहते हैं। ईगल वगैरह देखा होगा, काफी टाइम पे एनिमल्स मरे पड़े रहते हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं, खाते पीते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। लास्ट हम बात करेंगे, थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है, डिकम्पोजर्स टेक ओवर फ्रॉम वेयर द स्कैवेंजर्स लीव ऑफ। अब आते हैं डिकम्पोजर। अब ये तो आए, मान लो कि कोई डॉग पड़ा है, उसकी डेथ हो गई है, तो ये ईगल वगैरह आए, खाए पिए, निपटा दिए, अभी भी कुछ तो बचा होगा ना, वो जो कुछ बचा होता है, तब आते हैं डिकम्पोजर आते हैं, और वो क्या करते हैं? उस बची हुई चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को। जो मरा पड़ा है, वो डॉग की बॉडी है या कुछ भी है, वो जो बड़ा मरा पड़ा है, उस पर डिकम्पोजर आते हैं। अब डिकम्पोजर लाइक अर्थवॉर्म्स हो गए, केचुए, अर्थवॉर्म्स हो गए, वो निकल के आते हैं। अब वो क्या करते हैं? दे हेल्प प्लांट गेट एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड क्लियर द नेचुरल वेस्ट। तो अब ये भैया नेचर में तो वेस्ट है ना, गंदगी है ना, कोई कुत्ता मरा पड़ा है, चील कौवे आके उसको खा गए, ईगल खा गए, अभी भी बचा हुआ है, तो अब उसको कौन साफ करेगा? उसको अर्थवॉर्म्स करेंगे, जिनको डिकम्पोजर बोला गया है। जरा ध्यान से समझना, जिनको क्या बोला गया है? डिकम्पोजर बोला गया। ये आके उनकी साफ सफाई करेंगे, इससे हमारा नेचर भी साफ हो जाएगा, आसपास भी साफ सफाई रहेगी, और उसके बाद ये मिट्टी में इसको मिला देंगे, तो हमारी जो सॉइल है वो भी काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। फूड चेन की बात कर लें तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फूड चेन शो क्या कर रही है? फूड चेन शोज द रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन एनिमल्स इन अ सर्टेन हैबिटेट एंड द फूड दे ईट, है ना। एनिमल और खाना वो क्या खाएंगे, इसका जो इंटरलिंक होता है, रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इट इज द चेन शोज हु ईट्स हुम। ये एक ऐसी चेन है जो ये बताती है कौन किसे खाएगा। फिर से समझो, ये एक चेन है, फूड चेन क्या है? एक चेन है जो ये बताती है कि कौन किसे खाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी स्टेप्स इन अ फूड चेन। बहुत से स्टेप्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिंपल फूड चेन। तो बेटा स्टार्टिंग तो प्रोड्यूसर से ही होगी, यानी कि प्लांट से होगी, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स आर द नेक्स्ट लिंक इन अ फूड चेन, और आगे जाके उनको कंज्यूम करेगा, जिसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। यहां पर हमने आपको कंज्यूमर के कई टाइप बताए, ठीक।
तो 4 तो यहाँ पे आपने पढ़ लिए। इसके बाद जो देखो यहाँ पर बड़ा प्यारा सा फिगर है कि ग्रास है। ग्रास क्या है बेटा, यहाँ पे साफ साफ दिया है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो प्रोड्यूसर लिखा है कि नहीं, ग्रास, ग्रास क्या है बेटा, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है। अब ग्रॉसऑफर आएगा, इसको खाएगा, ग्रॉसऑफर को माउस खाएगा, और माउस को कौन खाएगा, हॉग खा जाएगा, तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो इस तरीके से ये सब एक दूसरे को क्या, ये इसको ईट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ये ईट करेगा, ये इसको ईट करेगा, और ये वाला फिर लास्ट में इसको ईट कर लेगा, काम खत्म, ठीक। तो इस तरीके से ये एक इंटरलिंक होता है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फूड वेब। अगर हम फूड वेब की बात करें भाई, फूड वेब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ना मल्टीपल चेन होती है, बहुत ढेर सारी चेन है, देखो आपस में देख रहे हो, मल्टीपल चेन आपस में कोरिलेटेड है। इन नेचर यू विल फाइंड मैनी फूड चेन ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, है ना, एक ही साथ चलती है, मल्टीपल चेन होती है, कोई भी किसी को भी खा भी रहा है तो यहाँ पर मल्टीपल चेन्स आ जाती है। तो उससे क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो जो इंटरकनेक्ट कर रहा है, ये पूरा नेटवर्क एक बना हुआ है, देख पा रहे होगे, जिसमें मल्टीपल फूड चेन्स है, ठीक। तो अब जैसे इस पेड़ को देखो, रैबिट भी खा रहा है, इसी पेड़ को वो गोट भी खा रही है, ठीक। तो मतलब दो फूड चेन हो गई, अलग अलग फूड चेन हो गई। अब इस चूहे को बिल्ली भी खा रही है, आउल भी खा ले रहा है, स्नेक भी खा ले रहा है। तो बेटा यहाँ पर ना इंटरकनेक्टिंग बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। जब मल्टीपल फूड चेन को एक नेटवर्क बना दिया जाता है, तो उस पूरे नेटवर्क को क्या कहते हैं, उस पूरे नेटवर्क को बेटा कहते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लें, तो पहले तो इंटरकनेक्शन हमने देखा था कि क्या क्या था, कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स फूड प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स, है ना, एनिमल्स को। दूसरा है प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल। तो भैया जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी हमको प्लांट से मिलती है, वो भी कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट इज एनिमल गेट शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स के नीचे वो आराम भी कर सकते हैं, जंगलों में रहता है ना जानवर वगैरह, गए, धूप है, बरसात है, तो वो पेड़ों के नीचे आराम कर लेते हैं, शेल्टर मिल जाती है, छाया मिल जाती है, शरण मिल जाती है। प्लांट्स प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स टू ह्यूमन, है ना, मल्टीपल टाइप के यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं ह्यूमंस को, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, है ना, रेजिन हो गया, ग्लू हो गया, बहुत से मल्टीपल चीजें तुमको यहाँ से मिल जाती है, प्लांट से मिल जाती है। एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। तो एनिमल क्या करते हैं, पॉलिनेशन में भी काम करते हैं, सीड डिस्पर्सल में भी काम करते हैं, कि यहाँ का बीज वहां भेज दिया, है ना। मान लो कि कोई जैसे पंछी वगैरह है या कोई एनिमल है, उसने कुछ खाया, खाते खाते वो चलता चला जा रहा है कहीं और, वहां उसने कुछ गिराया, आगे गया कुछ और गिराया, तो जहां गिराया वहां नया प्लांट उगाया, है ना। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल हो जाता है, पॉलिनेशन में हेल्प कर देते हैं ये लोग। फिर लास्ट टॉपिक जो हमको इस चैप्टर का जानना होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का बेसिक मतलब होता है जंगल की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, ठीक। तो बड़ा गलत बात है भाई, है ना, जंगल की क्या हो रही है भाई, कटाई हो रही है, या पेड़ों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, जंगल की या पेड़ों की, ठीक। तो जो ये चीज है बेटा बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है पेड़ों की कटाई होना, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं। जितने फायदे अभी तक देखे एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे, क्लाइमेट पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, ठीक, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अब काट के यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह तो बना दोगे, रहने के लिए जगह बना दोगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तब क्या करोगे, बरसात नहीं होगी तब क्या करोगे, मिट्टी का कटाव होने लगेगा तब क्या करोगे। एक नुकसान नहीं बेटा, बहुत से नुकसान है अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और बाय द वे अगर किसी रीजन से आप पेड़ को काटते हो तो आपका एक बड़ा प्यारा सा फर्ज बनता है कि आप पेड़ को वहां पर क्या नए नए उगाओ भी, लगाओ भी, ठीक है। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन तो बेटा कहीं से अच्छी चीज नहीं है, प्लांट्स को लगाओ, है ना। वैसे भी इंडिया में काफी कम प्लांट्स हैं, पर पर्सन यहाँ पे शायद 8 या 10 ही पेड़ बचे हुए हैं एक इंसान के लिए, तो वो काफी कम रेशियो है, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, ओके। और अगर कोई टॉपिक या कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। थैंक यू।